डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बंगाल में दूसरे चरण के लिए सीएम योगी ने की धुआंधार चुनावी जनसभा। बंगाल के जोरा सांको विधानसभा क्षेत्र में रैली कर सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस, कम्युनिस्टों और टीएमसी ने मिलकर बंगाल को लूटा। टीएमसी के लोग बंगाली अस्मिता के साथ कर रहे खिलवाड़। अखिलेश यादव के 300 यूनिट बिजली देने के वादे पर मंत्री ओपी राजभर ने साधा निशाना। राजभर ने कहा, जनता को गुमराह कर उनका वोट लेना चाहती हैं अखिलेश। अखिलेश राज में सिर्फ 4 जिलों रामपुर, इटावा, मैनपुरी, सैफई में ही 24 घंटे आती थी बिजली। लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। विधानसभा का घेराव करने बापू भवन चौराहे पर सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे। अभ्यर्थियों और पुलिस में जबरदस्त झड़प हुई, हिरासत में लिए गए। कोर्ट में लचर पैरवी की वजह से नियुक्ति नहीं मिलने से नाराज हैं शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर वायुसेना ने दिखाया दम। सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना रनवे, सुखोई और मिराज एक्सप्रेसवे पर उतरा। नमस्कार। अमेरिका बनाम ईरान, कौन किस पर भारी वाले सवाल के साथ मैं हूं डॉक्टर प्रसून। वैश्विक राजनीतिक अखाड़े के हालात अब शांति नहीं, संहार की तैयारी की ओर इशारा कर रहे हैं। अमेरिका और ईरान में सीज फायर के बीच तनाव उस मोड़ पर पहुंच गया है जहां वापसी का रास्ता केवल युद्ध की ओर जाता है। आपको बता दें कि दुनिया भर की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि अगर महायुद्ध छिड़ा तो कौन किस पर भारी पड़ेगा। एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति अमेरिका है, तो दूसरी तरफ अपने अटूट जज्बे और मिसाइल तकनीक से लैस ईरान। ईरान की ओर से बड़ा दावा सामने आया। ईरान का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप इस समय सरप्राइज अटैक के मूड में हैं, जबकि आधिकारिक तौर पे अमेरिका ने सीज फायर की अवधि बढ़ाई है, लेकिन ईरान इसे युद्ध से पहले शांति मान रहा है, यानी तूफान से पहले की शांति। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान दिया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट यानी जल डमरू मध्य को बंद नहीं करना चाहता क्योंकि उससे तेल बेचना है और ईरान की मौजूदा हालत खस्ता है। ट्रंप ने चेतावनी भी दी कि अगर ऐसा कुछ समझौता होता है तो भी ईरान कड़ी कार्रवाई कर सकता है। ट्रंप ने साफ कर दिया कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर घेराबंदी किसी भी कीमत पर नहीं खोली जाएगी। दुनिया के तेल व्यापार के लिए यह नस दबाने जैसा है, जिससे ग्लोबल मार्केट में हड़कंप मचा हुआ है। ट्रंप की घेराबंदी पर ईरान ने कड़ा पलटवार किया है। ईरानी स्पीकर के सलाहकार ने खरी खरी सुनाते हुए कहा कि अमेरिका आग से खेल रहा है। ईरानी सैन्य अधिकारी मोहम्मदी ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकाबंदी करना युद्ध के ऐलान जैसा है। अमेरिका यह न भूले कि हमारी सेना की उंगलियां ट्रिगर पर हैं। ईरान ने 2 टूक शब्दों में चेतावनी दी कि वे किसी भी हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उनकी सेना हाई अलर्ट पे है और खाड़ी में बारूद की गंध साफ महसूस की जा सकती है। बातचीत आगे कैसे बढ़ेगी, इस पर अभी तक कोई स्पष्टता नहीं है। बातचीत की मेज पर ईरान का रुख बेहद सख्त है। सवाल अभी भी यही है कि क्या सिर्फ या शब्दों की जंग है या दुनिया एक और विनाशकारी युद्ध की दहलीज पर खड़ी है। आपको बता दें कि ट्रंप ने सीज फायर को अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया है, लेकिन नौसैनिक घेराबंदी जारी रखी है। वे ईरान से बिना शर्त समर्पण चाहते हैं। ईरान ने अमेरिका को साफ कर दिया है कि हारने वाला पक्ष शर्तें नहीं थोप सकता। ईरान का यह बयान अमेरिका के उन प्रस्तावों की प्रतिक्रिया है जिसे ईरान अपनी संप्रभुता के खिलाफ मान रहा है। ईरान का कहना है कि हारने वाला पक्ष शर्तें नहीं थोप सकता। ईरान घेराबंदी को युद्ध की कार्रवाई मान रहा है और ईरान भी अब ट्रिगर दबाने के लिए तैयार है। ईरान भले ही सीधे युद्ध में अमेरिका से पीछे दिखे, लेकिन उसकी ताकत गोरिल्ला वॉर में है। ईरान के पास पूर्व का सबसे बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल भंडार है। ईरान के पास शाहिद सीरीज की कामिकेज ड्रोन
और ऐसी मिसाइलें हैं जो इस क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों और इजराइल को निशाना बनाने में काफ़ी है। हार्मुज स्ट्रेट को ईरान ने अपनी ताकत बना लिया है। ट्रंप प्रशासन ने इस मार्ग को खोलने के लिए सैन्य अभियान की शुरुआत की है, लेकिन ईरान की समुद्री बारूद और एंटीशिप मिसाइलें अमेरिकी नौसेना के लिए बड़ा खतरा बनी हुई हैं। यही अमेरिका को जमीनी ऑपरेशन शुरू करने में सबसे बड़ी बाधा बन रही है। वहीं अमेरिका पाकिस्तान और ओमान जैसे देशों के जरिए बातचीत का रास्ता खोले रखे हुए है, जिससे ईरान अपनी सत्ता में फूट डालने की कोशिश के रूप में देख रहा है। रणनीतिक स्थिति, क्षेत्रीय स्थिरता पैदा करने की क्षमता के मामले में ईरान भारी पड़ रहा है। हार्मुज स्ट्रेट पर ईरान का नियंत्रण पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को घुटनों पर ला सकता है। हालात से साफ है कि युद्ध अभी पूरी तरह टला नहीं है। यह एक चेस गेम जैसा है, जहां एक भी गलत कदम या चाल परमाणु साइटों पर हमले या पूर्ण सैन्य नरसंहार की ओर जा सकती है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व राजनयिक डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब और रक्षा विशेषज्ञ कर्नल दिनेश शर्मा जी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल यही, क्या मोहम्मद अमीन साहब आपसे कि क्या ईरान में कोई ऐसी शक्ति बची है जो अराजकता को रोक सके और एक देश को फेल्ड स्टेट की, या आप देख रहे हैं कि ईरान एक फेल्ड स्टेट की ओर बढ़ रहा है? देखिए, जहां तक सवाल ईरान का है, ईरान की शक्ति को समझ नहीं सका और ट्रंप ने ये समझा ये वेनेजुला होगा और हलवे की तरह खा जाएंगे, यानी सुबह जाएंगे और शाम को उनके राष्ट्रपति को कैद कर लेंगे। जिस तरह से उन्होंने अटैक किया और उनको शहीद किया, वो एक आग के अंदर घी का काम किया। यानी वो जो वहां पर सिविल वार छिड़ रही थी या हो रही थी या संभावना थी, उसको उन्होंने मिटा दिया, बल्कि उनमें एक एकता पैदा कर दी। एकता पैदा कर दी, यानी वो शिया जितने थे कम्युनिटी के लीडर थे, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, उन्होंने सोचा हमारे शिया लीडर को मारा है तो हम एक जगह हो जाते हैं, और अपने धार्मिक कट्टरपंथ की वजह से वो एक जगह हो गए। और जिसका नतीजा ये है कि आज पूरी दुनिया में उनके खिलाफ प्रोटेस्ट भी हुए और आज जो ट्रंप की स्थिति है काफी नीचे हो गई है। उनकी जो माइनस में जा रहे हैं, यानी 63% अमेरिका के लोग ही उनसे विचलित हो गए इन बातों से कि वो अभी तक युद्ध जीत नहीं सके हैं। आज 5 हफ्ते 6-7 हफ्ते हो रहे हैं, 7वां हफ्ता शुरू हो गया और बार बार ये उनको धमकी देते हैं, बार बार लड़ाई को बढ़ा देते हैं। ये दर्शाता ये है कि वो हारे हुए हैं अपने आप में और ईरान को हरा हुआ बताते हैं। मोहम्मद अमीन साहब, ट्रंप ने साफ कर दिया है कि इस समय को जिसको टाइम बाई करना हो रहा है वह अपनी तैयारियों में लगा हुआ है। तो ईरान का यह अंदेशा कि कभी भी चौंकाने वाला हमला अमेरिका कर सकता है, उसकी यह धारणा ठीक लगती है आपको? भाई, ये स्पष्ट है कि जब शुरुआत में पहली बार बात हुई और उसके बाद ईरान के ऊपर अमेरिका और इजराइल ने दोनों मिलकर हमला किया, वहां बात चल रही थी। वो जानते हैं धोखा देने को तैयार हैं, इसीलिए उनको समय चाहिए और ये खोखला हो चुका है अमेरिका इस मामले में। जितने उन्होंने उनके पत्थरों पहाड़ों पे उनके बम मारे हैं, B-2B बम्बर, उससे उनकी जो सैन्य शक्ति थी वो कमजोरी में हुई और इन्होंने शिप को जो लाए थे अब्राहम और बड़े बड़े शिप लाए थे, सब पीछे हट गए। जो अरब सागर के अंदर घुस रहे थे दूर निकल गए, आज उनका पता नहीं है। तो इन्होंने डैमेज तो किया है और यहाँ तक कि नहीं, इजराइल तक इन्होंने अपनी मिसाइलों का जो आप बता रहे थे सकीरा, उस जखीरे के लगे उन्होंने यूज किया और मारा। आप ये समझिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर युद्ध होता है तो भी खुल के ओपनली कई बार रशिया और चाइना इस बात को कह चुके हैं और उधर से कोरिया भी। तो ये इसकी जो बैकिंग है वो सेंट्रल एशिया में ये जो देश हैं अब दुनिया में ताकत जाने जाते हैं, उनमें रशिया है, चाइना है और कोरिया है। ये लोग इनको आने नहीं देंगे और ना इनको आने देना चाहते। इसीलिए इन्होंने पाकिस्तान की चाल चली थी। पाकिस्तान उनका पिट्ठू है, उसके चक्कर में पाकिस्तान को इन्होंने अफगानिस्तान पे अटैक कराया था। रीजन क्या था कि वहां पर वो बड़गाम एयरपोर्ट लेना चाह रहे थे, वो जो उसने अफगानिस्तान ने इनकार कर दिया था। अब ये इनकी शक्ति तो कमजोर हो रही है, इसीलिए ये परेशान है, क्योंकि वो पीछे हट नहीं रहा है, क्योंकि वो जानता है कि हम अब ताकतवर हैं, हमारे पास बैकिंग है पूरी और ये हमारा कुछ नहीं कर सकते, हमारा कुछ नहीं कर सकते हैं। चलिए, हमारे साथ मौजूद है रक्षा विशेषज्ञ डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल दिनेश शर्मा जी। दिनेश शर्मा जी, ईरान कह रहा है कि हारने वाला पक्ष शर्तें नहीं थोप सकता,
क्या ईरान की यह सैन्य मजबूती का परिणाम है या विनाश के कगार पे खड़े एक देश की हताशा भरा हुआ कदम है? जी डॉक्टर साहब, देखिए, ऐसा है, जब से युद्ध शुरू हुआ है आप दोनों पक्षों की स्टेटमेंट की तरफ देखिए तो दोनों पक्षों की तरफ से जो है बड़े ऑफेंसिव स्टेटमेंट आई हैं। तो इस समय जो है जब युद्ध चल रहा है या युद्ध के दौरान जो है कोई भी देश जो है अपने आप को जो है कमजोर नहीं दिखाना चाहता है और इस प्रकार के नैरेटिव जो है वो चलते रहते हैं। अब जैसे अब मैं एक पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करना चाहता हूँ कि ये बड़ी अजीब सी और हास्यपद सी घटना कह सकते हैं आप, या इवेंट जो हुआ है कि सीज फायर को बढ़ाने का जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये एक्सप्लेनेशन दिया है कि उसने सीज फायर को बढ़ाया है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और उनके फील्ड मार्शल के अनुरोध पर। अभी 24 घंटे पहले तो आप कह रहे थे कि हमारा डेलीगेशन जो है वो पाकिस्तान के अंदर जा रहा बातचीत करने के लिए। इवन खुद ट्रंप साहब जो है अपना बैग पैक करके वो तैयार थे इस्लामाबाद जाने के लिए। और फिर उसके बाद आपकी स्टेटमेंट आती है कि हमने जो है बहुत अच्छी डील दे रहे हैं ईरान को, अगर ये जल्दी से समझौता नहीं होता है तो हम जो है उसके बाद युद्ध शुरू कर देंगे। इससे कनेक्टेड स्टेटमेंट दूसरी आ जाती है कि हम जो है नाकेबंदी खत्म नहीं करेंगे। तो मैं जो सारांश निकालना चाहता हूं, देखिए साहब, कि आपका सीज फायर एक्सटेंड करने से पहले भी ईरान का स्टैंड था कि बातचीत तभी होगी जब आप अपना ये नाकेबंदी को खत्म करेंगे, लेकिन वो उसके ऊपर तो कोई किसी प्रकार की कोई स्टेटमेंट आई नहीं है। तो देखिए अभी तक जो है लोगों का परसेप्शन था पूरे वर्ल्ड के अंदर के अमेरिका ने टैक्टिकली और मटेरियली जो है ईरान को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। एक तरफ से एक मासे सोच रहे थे कि अमेरिका जीत गया है, लेकिन दूसरी तरफ जिस प्रकार से ईरान ने अपनी दृढ़ शक्ति का उदाहरण दिया है और आज भी जो है वो झुकने के लिए तैयार नहीं है, तो ये दर्शाता है कि उनके अंदर विल पावर कितनी है। मैं मानता हूं कि अमेरिका के पास साजो सामान। दिनेश शर्मा जी, बड़ा सवाल यही है, क्या ईरान अगर अमेरिका के साथ युद्ध में जाता है तो उसका जो परिणाम होगा, क्या फील्ड स्टेट के तौर पे ईरान के एक फील्ड स्टेट के तौर पे उसका परिणाम निकलेगा या अमेरिका को हार का सामना करना पड़ेगा? बड़ा सवाल है जी। देखिए साहब, ऐसा है कि ये इस समय ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो ईरान जो है फेल्ड स्टेट बनेगी। हालांकि जो इंडिकेशन वहां से आ रहे हैं कि उनके पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर और जो उनके इस्लामिक रिपब्लिक है उनका आपस के अंदर तालमेल है नहीं। इस्लामिक रिपब्लिक जो है इस समय जो है वही सब कुछ एक प्रकार से कंट्रोल कर रही है। ये मैं मीडिया में पढ़ रहा हूँ, इसकी इस खबर का मैं सत्यापन तो नहीं कर सकता हूँ। नहीं, ये तो साफ है कि सेना के हाथ में बहुत सारी जो कमांड की सिचुएशन है वो कमांड तो सेना ही देगी। IRGC जैसे कहा जा रहा है, ईरान की रिवोल्यूशनरी जो आर्मी है वही फैसला कर रही है। लेकिन अब सोशल मीडिया के जरिए एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि राजनीतिक सत्ता और सेना के बीच में कुछ मतभेद है, लेकिन ईरान पूरी तरीके से इस तरह की अफवाहों को नकार चुका है। उसने साफ कर दिया है कि हम तैयार हैं, अलर्ट हैं और आपकी किसी भी साजिश का हिस्सा नहीं बनने वाले हैं। सोशल मीडिया पे आप चाहे जितनी खबरें फैला लीजिए, हकीकत, ज़मीनी हकीकत ऐसी है कि खाड़ी देशों जो उनके सहयोग, अमेरिका के खाड़ी सहयोगी देश हैं, उनके भी हाथ पैर फूले हुए हैं। डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब, पाकिस्तान जैसे देश जो मध्यस्थता की कोशिश कर रहे हैं, उनका उद्देश्य क्या वास्तव में शांति लाना है या इस मलबे में अपने रणनीतिक फायदे तलाश रहा है पाकिस्तान? देखिए, ये दुनिया जानती है कि उस पे IMF का लोन है, उसको लोन नहीं दिया जा रहा था, तो अमेरिका ने मध्यस्थता की। उनके चीफ को, आर्मी चीफ को बुला के उसको वेलकम डिनर दिया भाई ट्रम्प के द्वारा। किस लिए दिया गया? कि वो उनका साथ देंगे और उनको एक प्लेटफॉर्म देंगे। उसी प्लेटफॉर्म के नतीजे ये दलाली जिसको कहना चाहिए, तो उसको कुछ कमीशन खोरी, यानी हर एक समझौते के लिए उसको पैसे दिए जा रहे हैं, यानी कि भाड़े का टट्टू है वो। और इस तरीके से वो उसको यूज कर रहा है अमेरिका। और अमेरिका जानता है कि ये इसको जरूरत है पैसे की, उससे उस तरह से उससे हर तरह स्टेटमेंट दिलवा रहा है, बात कर रहा है और वहां पे अपनी समझौते की टेबल भी डाली हुई है। उसका सारा खर्चा जो है
वो दे रहा है अमेरिका। जबकि वहां मैं देख रहा था, कुछ न्यूज आ रही थी कि वहां के सारे लोग परेशान हैं, वहां पर जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए हैं, तो उससे वहां पे जो छोटे लोग हैं उनके सारे बिजनेस ठप पड़ गए हैं। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता ये है कि वो अपने को बेच के और उनकी मदद कर रहा है। लेकिन सवाल इस बात का, इस बात को अच्छी तरह जानता है ईरान भी, और ईरान इनके कहनों में आने वाला नहीं है और जानता है इस बात को। इसीलिए ईरान ने साफ कह दिया था कि अगर हम आएंगे उस टेबल पे पहली इस्लामाबाद वार्ता में, तो उनके 1-2 प्लेन के साथ में 26 प्लेन जो गए थे उनको स्कॉट करके लेके वहां पर इस्लामाबाद तक, और उनको पूरी सुरक्षा प्रदान की थी और वापस भी छोड़ के गए थे। जानते थे कि इजराइल उनको मार सकता है, जो डेलीगेशन गया था, और दोबारा वो तैयारी नहीं कर रहे। साफ कह दिया कि जब तक हमारी बातों का जवाब नहीं देंगे, जो उन्होंने उनको पॉइंट्स दिए थे 5 पॉइंट्स, उन 5 पॉइंट, जबकि यूनाइटेड नेशन ने कहा कि हम इतने $1000 करोड़ की मदद कर रहे हैं, लेकिन ये भी कहा कि ये समुद्री रास्ते को नहीं रोक सकते। लेकिन मैं कहता हूँ वो तब कहाँ चले गए यूनाइटेड नेशन के रूल्स और लॉ। अविश्वास की लकीर बहुत ही गहरी है। यूएई भी कह रहा है और सऊदी अरब भी दबे मुंह से बोल रहा है कि अब आपके जो सैन्य ठिकाने हैं वहाँ हमारे देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन गए हैं। इसे ईरान की बड़ी जीत मानेंगे या अमेरिका की उस रणनीति का हिस्सा, ताकि यह देश ईरानी हमले से बच सके? मोहम्मद अमीन साहब, देखिए, ये ईरान स्पष्ट कर चुका था कि जब हम हमला कर रहे हैं तो हम सिर्फ अमेरिकन बेसिस को उड़ा रहे हैं, हम अपने भाइयों के ऊपर हमला नहीं कर रहे हैं। उससे पहले मैसेज दिया था, जिसका नतीजा है कि आज यूएई मुखर होके उनका अपना पैसा कंपनसेशन मांग रहा है। इधर आप देखिए सऊदी अरब ने भी और जितने खाड़ी देश हैं उन्होंने इन पे विश्वास छोड़ दिया है, क्योंकि ये आए थे पेट्रोल डॉलर के चक्कर में और ये चाह रहे थे कि इनको दबाएंगे और ये कहेंगे, चाहे वो कुवैत हो, चाहे वो आप और कंट्रीज हो। ये देखिए उन्होंने कोशिश यही की थी कि हम जो है तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, लेकिन आज दुनिया में साबित हो गया ईरान ने इनको इतना मारा है कि उनकी सुरक्षा के सारे बेसिस उड़ा दिए। तो जब उनके बेसिस ही नहीं रहे और हमारी सुरक्षा नहीं कर सकते, तो आप किस बात के दावेदार हैं? आज इसीलिए हर देश उनसे कंपनसेशन मांगने की कोशिश कर रहा है, उन पर विश्वास हट चुका है। वो अपनी अपनी सुरक्षा, देखिए ना, पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ में कॉन्टेक्ट किया है, उसकी सुरक्षा के लिए उन्होंने इतने 1000 सैनिक भी भेज दिए और कुछ सैनिक सहायता भेजी और विमान भी भेज दिए, एयरफोर्स भी भेज दिया। ये दर्शाता ये है कि अब वो स्थिति नहीं रही स्ट्रॉन्ग जो दुनिया में जाना जाता था। और पाकिस्तान ने भी सऊदी अरब की मदद केवल इसलिए की चूंकि उसे $2 बिलियन का ऋण चाहिए था, जिसको वह यूएई को ट्रांसफर कर सके। यानी इनकी टोपी उनका सर। लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट दिनेश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। युद्ध के दौरान नागरिक ठिकानों पे जो हमले हुए, जैसे ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के बाद, क्या यूनाइटेड नेशन या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय आत्मरक्षा और नरसंहार के बीच धुंधली रेखा को परिभाषित करने के लिए तैयार है? क्या वह इसमें विफल नहीं हो गया? देखिए, आज की तारीख के अंदर जितनी भी आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक प्रकार से डिफंक्ट हो चुकी हैं, जहां आप उसे कह सकते हैं कि उनका कोई अस्तित्व नहीं रहा है, सिर्फ पेपर के ऊपर हैं। आप देख सकते हैं जब इजराइल लेबनान की वार हो रही है, जहां इजराइल और हमास की वार हो रही है, इनकी तरफ से किसी प्रकार का कोई इंटरवेंशन नहीं आया और ना ही किसी प्रकार की कोई हार्ड स्टेटमेंट आई है। अब जब से 28 फरवरी के बाद इनका युद्ध हुआ है, अमेरिका, ईरान और इजराइल का, किसी भी कॉर्नर से किसी प्रकार की भी कोई आवाज नहीं आई है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं, अगर मैं करेक्टली डेट को प्रोनाउंस कर सकूं। देखिए साहब, 26 फरवरी को जेनेवा के अंदर जो है अमेरिका और ईरान की बातचीत हो रही है, जिससे कि ओमान जो है मध्यस्थता कर रहा है। और इसी दौरान जिस समय बातचीत हो रही है, उस समय ओमान के मिनिस्टर जो हैं वो बाहर आते हैं और प्रेस के सामने एक स्टेटमेंट देते हैं कि ये जो बातचीत है, जो नेगोशिएशन है, ये बिल्कुल खत्म होने, मतलब पॉजिटिव नोट के ऊपर खत्म होने वाली हैं। उस समय जो है बातचीत चल रही थी कि वो अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स के ऊपर भी थोड़ा कैप लगाना चाहते थे, ईरान वाले राजी हो गए थे, और न्यूक्लियर के लिए उन्होंने बता दिया था कि परमाणु बम जो है हम नहीं बनाएंगे। अब 28 तारीख को जो है, 26 को ये बातचीत हो रही है, अमेरिका बीच में से निकल के आके और 28 तारीख को जो है ईरान के ऊपर हमला करता है इजराइल के साथ। पॉइंट जो मैं यहाँ पे लाना चाहता हूँ कि इन लोगों के अंदर जो है बहुत बड़ा ट्रस्ट डेफिशिएट है। वो विश्वास नहीं करते, ना अमेरिका ईरान पे करता है
और ना ईरान नहीं, ये तो अमेरिका छल के नहीं ऊपर है, करते ये तो ये है कि युद्ध आपको शुरू करना था, इसलिए आपने शुरू किया और धोखे से मार दिया। ईरान की जनता और ईरान की राजनीतिक सत्ता इस धोखेबाजी को शायद ही भूल पाए। दिनेश शर्मा जी, मजबूरी में शायद हो सकता है कि अभी जवाब न दे, लेकिन इसका जवाब अमेरिका को मिलेगा। ईरान की जनता और ईरान की राजनीतिक सत्ता यही बता रही है। सवाल ये भी है कि ईरान से जुड़े इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के करीब मानी जाने वाली एक एजेंसी ने कहा है कि ईरान ने युद्ध विराम बढ़ाने की मांग नहीं की थी और ज़रूरत पड़ने पर वह हार्मुज स्ट्रेट की नाकाबंदी को बलपूर्वक तोड़ सकता है। यह कितना बड़ा स्टेटमेंट है दिनेश शर्मा जी? देखिए, ऐसा है कि स्टेटमेंट जैसे आप ईरान के बारे में बात कर रहे हैं, मैं इससे पूरी तरह से सहमत नहीं हूं कि उनकी अंदरूनी जनता जो है एक साथ जुड़ी हुई है। जो भी उनके वहां से खबरें निकल कर आती हैं वो उनके सरकारी मीडिया के द्वारा ही खबरें निकल कर आती हैं कि ईरान के लोग बाग जो है झंडा लेकर और वो पूरी सरकार के साथ है। खैर छोड़िए इन बातों को। चलिए, डॉक्टर मोहम्मद अमीन तो साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अमीन साहब, ये तो कयासबाजी का दौर है, लेकिन एक बात अगर मान लिया जाए, सोचा जाए, तो अगर युद्ध खत्म होता है और जब इतिहास लिखा जाएगा 2026 का, तो डोनाल्ड ट्रंप के मैक्सिमम प्रेशर वाली नीति को इतिहासकार कैसे मानेंगे? मास्टर स्ट्रोक के तौर पे देखेंगे या ऐतिहासिक भूल जिसने मिडिल ईस्ट को कभी ना खत्म होने वाले एक जंग के आग में झोंक दिया? प्रसन्न जी, ये जो आपने लास्ट में कहा है कि उनकी एक ऐतिहासिक भूल होगी और इस बात को दर्शाएगा इतिहास कि उन्होंने अपने जो समझा था उसके अंदर उनकी भूल हुई और उन्होंने पछतावा रहा, सारी जिंदगी रहेगा इस बात को पछतावा। और अमेरिका के इतिहास में लिखा जाएगा कि अमेरिका को पीछे हटना पड़ा और युद्ध के लिए उसको समय देना पड़ा कि हम युद्ध बंदी कर रहे हैं, जबकि ईरान ने कभी नहीं चाहा यह युद्ध बंदी की पहल की हो। पहल की गई है अमेरिका की तरफ से, और ये जो बातें की गई वो मध्यस्थता करने के लिए उन्होंने छोटे छोटे देशों को चुना, ना कि भारत को चुना होता। उन्होंने चुना किसको है? चुना है पाकिस्तान को, जो अपने आप में स्टैंड नहीं कर सकता, खड़ा नहीं हो सकता, उसकी कोई आर्थिक वैल्यू नहीं है देश पूरी दुनिया में। लेकिन हमारे देश को नहीं बुलाया गया। और आप देखिए, इससे पहले रशिया और यूक्रेन की बात हो रही थी तो हमारे अमेरिका ने रशिया यूक्रेन के साथ चीन के भी मध्यस्थता को नकार दिया। बेहद अहम बात कर रहे हैं। दिनेश शर्मा जी, जल्दी से आपसे जवाब चाहेंगे कि युद्ध तो अमेरिका और इजराइल ने शुरू किया है, युद्ध को खत्म कौन करेगा? युद्ध को खत्म करने के लिए दोनों पार्टीज को एक वाया मीडिया जो है वो निकालना पड़ेगा। अगर दोनों आदमी जो हैं अपनी अपनी शर्तों के ऊपर अड़े गए, वो कहते हैं हमारे 15 पॉइंट हैं, ये कहते हैं हमारे 10 पॉइंट हैं, तो मुझे मेरा सवाल है दिनेश शर्मा जी, क्या इजराइल के बिना कोई समझौता मायने रखेगा? जहां तक मेरा ये मानना है कि अगर समझौता जो है अमेरिका और ईरान के बीच में हो जाता है तो ये सफल होगा। इजराइल को वो ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देगा अमेरिका इस पर्टिकुलर समझौते के अंदर, क्योंकि उसकी खुद की मंशा है वो इस युद्ध से ग्रेसफुली बाहर निकलना पड़ता। ग्रेसफुली तो अब बाहर निकलना बहुत मुश्किल है दिनेश शर्मा जी। अमेरिका कम से कम 10,000 लोगों की जान ले चुका है, लेबनान से लेके ईरान तक में। हजारों बच्चे, हजारों लोग अब सफर कर रहे हैं, लाखों लोग विस्थापित हुए हैं। ऐसी स्थिति अब पूरी दुनिया के लिए एक संकट भरी घटना हो चुकी है। आप दोनों इस खास चर्चा में, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।